अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट्स। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। अरपा रेडियो से प्रस्तुत है एक विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम आदिवासियों की विद्या स्थली घोटुल। इंटरनेट में अगर हम घोटुल शब्द ढूंढें तो वहां हमें लिखा मिलता है कि घोटुल भारत के कई जनजातीय समूहों में एक बड़े कुटीर को कहते हैं, जिसमें पूरे गांव के बच्चे या किशोर सामूहिक रूप से रहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के पड़ोसी इलाकों के गोंड ग्रामों में विशेष रूप से मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की घोटुल परंपराओं में अंतर होता है। घोटुल में कबीले से संबंधित आस्थाएं, ज्ञान, नृत्य, संगीत, कलाएं और कथाएं सीखी जाती हैं। कुछ में किशोर किशोरियां आपस में बिना बाधा मिलकर जीवन साथी भी चुना करते हैं। कुल मिलाकर व्यावहारिक शिक्षा देने वाले एक गुरुकुल की तरह होता है घोटुल। आदिवासियों की इस प्रथा के बारे में देश विदेश में हमेशा से चर्चा रही है। एक तरह से इसको आदिवासियों की विद्या स्थली और नाइट क्लब कहा जा सकता है। बड़े शहरों में विकसित मानव जाति में डिस्को बार, नाइट क्लब्स जैसे स्थानों को शायद अब भी वैसी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है जैसी इन प्राचीन आदिवासी क्षेत्रों में घोटुल परंपरा में रही है। इस परंपरा के बारे में कांकेर के कॉलेज में पदस्थ हिंदी के प्रोफेसर नवरतन साव और स्कूली शिक्षा में रसायन की लेक्चरर श्रीमती प्रमिला साव विस्तृत जानकारी के साथ आज हमारे बीच हैं। आइए जाने ये घोटुल प्रथा क्या है, किन आदिवासियों के बीच सदियों से चली आ रही है, वहाँ पर क्या वर्जनाएं हैं, क्या नियम कानून है, किस उम्र के लोग वहाँ पर आ सकते हैं और भी बहुत कुछ ऐसी बातें जिनको जानने के लिए लोग हमेशा से उत्सुक रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना, उस परंपरा को देख पाना, उस परंपरा के बारे में जान पाना वहाँ के आदिवासी परमिट नहीं करते हैं। तो चलिए डॉक्टर नवरतन साव और श्रीमती प्रमिला साव के साथ करते हैं कुछ बातचीत घोटुल पर। बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना, काय रसना मोचो झलमल झलमल सोन पखना। यूं तो मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से बेहतर पहचान दिलाने में कई तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से सर्वोपरि है उसकी संस्कृति। वो संस्कृति जिससे मनुष्य को विभिन्न समाजों से अलग अलग पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मानवीय संस्कृति के मामले में दंडकारण्य में बसे बस्तर अंचल की अपनी अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बस्तर अंचल अपने साल वनों, प्राकृतिक छटाओं, खनिज संपदा के साथ साथ अपनी प्रकृति में भी, अपनी संस्कृति में भी बेजोड़ है। वर्तमान बस्तर जिले के नारायणपुर क्षेत्र, जिसे माड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, अपनी विशेष संस्कृति के लिए प्रख्यात है, जिसे घोटुल के नाम से जाना जाता है। ये घोटुल प्रथा आखिर है क्या, बता रही हैं प्रमिला साव। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के नारायणपुर तहसील के अंतर्गत मोरिया एवं माड़िया आदिवासियों में घोटुल प्रथा प्रचलित है। घोटुल अविवाहित युवक युवतियों का एक संगठन है। वास्तव में घोटुल एक सामाजिक व्यवस्था या जिसे हम सोशल अरेंजमेंट कह सकते हैं, इसकी अनुशासन की महत्वपूर्ण संस्था कही जा सकती है। प्रत्येक गांव में घोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को आपस में मिलकर रहने की सीख दी जाती है। इस प्रकार घोटुल को रात्रिकालीन क्लब की संज्ञा दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर तहसील में इस प्रथा को मनाया जाता है, लेकिन
नारायणपुर तहसील के अंतर्गत भी कौन से क्षेत्र आते हैं, आइए सुनते हैं ये जानकारी। दंडकारण्य अंचल के अंतर्गत नारायणपुर एक सुप्रसिद्ध जिला है, जहाँ पर आज भी आदिवासियों की मूल संस्कृति संरक्षित है और नारायणपुर अंचल के विभिन्न ग्रामों जैसे केरलापाल, खोड़गांव, खड़का गांव, टीमनार, मरकाबेड़ा, मुंजमेटा, गढ़ बेंगाल, देवगांव, कुरुसनार, रेमावंड, नेलवाड़ आदि ऐसे बहुत से गांव हैं जहां आज भी हमें घोटुल संस्कृति का दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। घोटुल सुनने में कुछ अनजाना सा शब्द, जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम। ये शब्द किस भाषा से आया, इसका क्या अर्थ है, इसकी जानकारी आइए सुने। घोटुल शब्द की व्युत्पत्ति, इसके संबंध में बहुत सारे मतांतर प्रचलित हैं, जिसमें से एक मत के अनुसार इसका सही नाम घोटुल नहीं गोटुल है। गोटुल, जिसका गोंडी भाषा में संधि विच्छेद गो प्लस टुल, जिसमें गो का अर्थ है गोंगा अर्थात दुख और क्लेश निवारण शक्ति, जिसे हम विद्या कह सकते हैं। वहीं टुल का अर्थ ठिया या ठाना, जिसे स्थल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गोटुल का अर्थ गोंगा स्थल अर्थात विद्या स्थल होता है, जहाँ पर क्लेश या दुखों का निवारण होता है। तो ये था घोटुल या गोटुल का अर्थ, विद्या स्थल। लेकिन ये घोटुल यानी विद्या स्थल, इसकी बनावट कैसी होती है, जानकारी दे रहे हैं नवरतन साव। घोटुल गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा मकान होता है, जिसकी बनावट घास फूस एवं खद्दर से की जाती है और इस स्थान पर शाम ढलते ही गांव के अविवाहित लड़के और लड़कियां एकत्र होते हैं। फिर आग जलाकर शुरू होता है किस्सा कहानी नृत्य गायन का दौर, जो रात को आधी रात तक चलते रहता है। घोटुल की बनावट प्रायः 3 हिस्सों में बटी रहती है। बड़े बुजुर्ग यह बताते हैं कि घोटुल का पहला भाग आंगन, दूसरा भाग परछी और तीसरा हाल नुमा कमरा होता है। प्रायः तीनों में आग जलाने की व्यवस्था रहती है। आंगन वाले भाग में एक खंभा गड़ाया जाता है, जिसके चारों ओर युवक युवतियों को नाचने गाने के लिए पर्याप्त खुली जगह मिलती है। परछी वाले भाग में 30-40 युवक युवतियों के बैठने एवं सोने के लिए स्थान बनाया जाता है। ये परंपरा दरअसल इस जनजाति के किशोरों को शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया अनूठा अभियान है। इसमें दिन में बच्चे शिक्षा से लेकर घर गृहस्थी तक के पाठ पढ़ते हैं, तो शाम के समय मनोरंजन और रात के समय आनंद लिया जाता है। मुरिया बच्चे जैसे ही 10 साल के होते हैं, घोटुल के सदस्य बन जाते हैं। यहाँ वयस्कों की भूमिका महज सलाहकार की होती है, जो बच्चों को सफाई, अनुशासन और सामुदायिक सेवा के महत्व से परिचित करवाती है। हर शाम बजने वाला नगाड़ा इस बात का संकेत होता है कि मोटियारियों और चेलिकों के घोटुल में जाकर मनोरंजन करने का समय हो गया है। वहाँ देर रात तक नाचने, गाने, मिलने जुलने, छेड़छाड़, चोहल, अंताक्षरी और दूसरे तरह के खेल चलते रहते हैं। इसे इन जनजातियों का विश्वविद्यालय भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल गोंड जनजाति के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं जाते, बल्कि उन्हें सभी तरह की शिक्षा इस घोटुल में ही दी जाती है। युवक युवतियों को मिलवाने के लिए शादी से पहले आपस में वो एक दूसरे को पहचान सकें, इसके लिए इस तरह का एक स्थल बनाना गांव के लोग करते हैं या कोई समिति गठित होती है, क्या उसके पदाधिकारी होते हैं, इनका नामकरण क्या होता है, ये पूरी व्यवस्था किसी संस्था द्वारा या पंचायत द्वारा या किसी द्वारा तो आयोजित की जाती होगी। तो घोटुल के पदाधिकारी कौन होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं इस संदर्भ में क्या बता रही हैं प्रमिला साव।
कोई भी व्यवस्था यदि चालू की जाती है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पदाधिकारी तो चुनने ही पड़ते हैं। तो वैसे ही घोटुल के पदाधिकारी भी होते हैं, उनका नामकरण भी किया जाता है। जैसे घोटुल का जो मुखिया होता है वो सिरदार कहलाता है। अविवाहित लड़के चेलिक के नाम से जाने जाते हैं, वहीं अविवाहित लड़कियां मोटियारी कहलाती हैं। अब घोटुल में सरदार का पद बहुत ही सम्मानीय होता है। इसे सिरदार के नाम से भी जाना जाता है। इसका चुनाव वर्ष में एक बार ही किया जाता है। एक व्यक्ति कई बार सिरदार के पद पर वैसे चुना जा सकता है। दूसरा सिरदार तभी नियुक्त किया जाता है जब सदस्य पहले वाले सिरदार को न चाहें या फिर उसका विवाह हो चुका हो, तब ऐसी स्थिति में दूसरे सिरदार की नियुक्ति की जाती है। सिरदार की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, जिसे घोटुल के प्रत्येक चेलिक एवं मोटियारी को मानना आवश्यक होता है। अब सिरदार के चयन के बाद वह अपनी इच्छा से घोटुल के सदस्यों को कार्य सौंपता है। इस कार्य को नारायणपुर अंचल के एक एमए पास युवक हैं, रामसाय उसेंडी, उन्होंने इसको 2 भागों में विभाजित किया है और उसके बारे में बताया है। पहला है झरिया। इसका काम घोटुल की सफाई करना, आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां एकत्रित करना, शाम को आग जलाना और कमरों की सफाई करना होता है। और दूसरा है मुखवान। घोटुल की साज सज्जा, लिपाई पोताई एवं दीवारों में चित्र बनाना इनका मुख्य काम है। मुखवान इन चित्रों को स्थानीय सफ़ेद मिट्टी, जिसको हम खड़िया कहते हैं, खड़िया से बनाता है और चित्रों में चिड़िया, पुतला, स्त्री पुरुष, चंद्रमा, त्रिशूल आदि के साथ साथ विभिन्न फूलों का चित्र भी बनाता है। और इसके अतिरिक्त दीवान, कोटवार, जमादार आदि पद भी होते हैं। जो सिरदार पद है वो तो अपने आप में एक मुखिया का पद है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया भी दीवान हैं, कोटवार हैं, जमादार हैं आदि के भी पद होते हैं। साथ ही साथ घोटुल में अन्य सदस्य जैसे रामधर, सिलेदार, पैदार, करनेलदार, मलियार सिंह, जलियार सिंह, लहरू, फिलसाय के साथ साथ लड़कियों में मलियारों, किलियारों, लहरी आदि भी होते हैं। शहर गाँवले लावणी जाट ममय दकाय दे बाट तुके छपुके निदरो झुमारे रानी झुमुक झुमा तू छोटे बरी गाल ने झुमारे हांडा झुमुक झुमा तुझो दोनों गाले देंदे झुमारे हांडा झुमुक झुमा। जब कोई संस्था है, पदाधिकारी हैं, तो नियम भी जरूर होंगे। तो घोटुल के लिए भी बहुत सारे नियम हैं। क्या है ये नियम? कौन बनाते हैं ये नियम? उनका पालन करने नहीं करने पर क्या होता है? आइए सुनते हैं इस संदर्भ में एक जानकारी। घोटुल के नियम सभी सदस्य मिलकर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिरदार चुना हुआ है वही उसके नियम कानून को बनाएगा। सभी सदस्य मिलकर घोटुल के नियम को बनाते हैं, इसलिए उन्हें उतनी ही कड़ाई से पालन भी करना पड़ता है। नारायणपुर अंचल के अलग अलग गांव के घोटुल में प्रायः नियम भी अलग अलग होते हैं। घोटुल में प्रवेश के लिए कोई आयु बंधन नहीं होता। इसके बावजूद विवाह होने के पूर्व ही युवक युवतियां इसमें प्रवेश ले सकते हैं, मतलब वो अविवाहित ही होने चाहिए। अब घोटुल में अक्सर चेलिक और मोटियारियों के जो जोड़े बन जाते हैं, आगे चलकर यदि वे विवाह करना चाहें तो सिरदार को सूचना दे दी जाती है। और यदि कोई लड़की घोटुल जाते ही गर्भवती हो जाती है तो उसके प्रेमी का नाम पूछा जाता है। यदि दोनों विवाह के लिए हाँ कर देते हैं तो दोनों की शादी कर दी जाती है। अब उस अवसर पर घोटुल में शानदार समारोह होता है जिसमें दोनों को विदाई दी जाती है। विवाहित जोड़ों को घोटुल में आने की पाबंदी होने के कारण वे अब दोबारा नहीं आ सकते, फिर नहीं आ सकते घोटुल में। इसके विपरीत यदि लड़का नहीं बोलता है, शादी के लिए मना करता है, तो लड़के को दंड स्वरूप समाज को खाना खिलाना पड़ता है, जिसे श्री रामसाय उसेंडी के अनुसार बुंदोंगा कहा जाता है। जो सजा या दंड दी जाती है उसको बुंदोंगा कहा जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि घोटुल में सभी सदस्यों को कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है। जरा सी गड़बड़ी पर कठोर दंड का भागी बनना पड़ता है। ऐसे इसके नियम कानून होते हैं।
इया काय बाली फूल परब नाच नाचू इया काय डंडा मली संगे मिलू नाचू ये बाली फूल तुम्ही लगे मुचुइया। इस प्रथा में प्रेमी प्रेमिका जो बाद में जीवन भर के लिए जीवन साथी भी बनते हैं, उनके चयन का तरीका भी अनूठा है। दरअसल जैसे ही कोई लड़का घोटुल में आता है और उसे लगता है कि वो शारीरिक रूप से मैच्योर हो गया है, उसे बांस की एक कंघी बनानी होती है। ये कंघी बनाने में वो अपनी पूरी ताकत और कला झोंक देता है, क्योंकि यही कंघी तय करती है कि वो किस लड़की को पसंद आएगी। घोटुल में आई लड़की को जब कोई लड़का पसंद आता है तो वो उसकी कंघी चुरा लेती है। ये संकेत होता है कि वो उस लड़के को चाहती है। जैसे ही वो लड़की ये कंघी अपने बालों में लगाकर निकलती है तो सबको पता चल जाता है कि वो किसको चाहने लगी है। घोटुल में जितने भी सदस्य आते हैं वो सारे के सारे अविवाहित होते हैं। अविवाहित लड़के और अविवाहित लड़कियां, जिनको चेलिक और मोटियारी कहा जाता है। इन जनजाति के सदस्यों के आभूषण और श्रृंगार क्या होते हैं, आइए इस संदर्भ में जानते हैं। मनुष्य शुरू से अपने श्रृंगार और परिधान के लिए सजग रहा है, और इस मामले में हमारे जो घोटुल के सदस्य हैं, जो जनजातीय नवयुवक नवयुवतियां हैं, वो भी अपने सौंदर्य के लिए हमेशा सजग रहे हैं। घोटुल के जो चेलिक अर्थात जो लड़के हैं, वे गले में माला पहनते हैं, जिसके लिए वे बाजार एवं दुकानों से खरीद कर उसे रेशमी धागा में गूंथ कर उसे आकर्षक बनाया जाता है। वहीं इसके विपरीत लड़कियां, जिसे घोटुल की भाषा में हम मोटियारी कहते हैं, वे कांसे पीतल, लेकिन अब तो समय बदल रहा है, बदलते समय के अनुसार उनके आभूषण कांसे पीतल के अलावा चांदी और सोने ने भी स्थान ले लिया है धीरे धीरे, के आभूषण से वे श्रृंगारित होते हैं। साथ ही साथ ये लोग पीतल के बने छोटे छोटे घुंघरू कमर एवं पैरों में पहनते हैं। घुंघरू के अतिरिक्त पैरों में पायल, सिर में फलों की माला के साथ साथ इनकी संस्कृति में कौड़ियों की माला, जो कि रेशमी पट्टी से जुड़ी होती है, जो आकर्षक दिखती है, रंग बिरंगी होती है, इसका भी विशेष महत्व है। गले में रंग बिरंगी मोतियों के अलावा घास बीज की माला से भी उनका गला भरा रहता है। कई बार तो ये माला उनके सीने तक झूलते रहते हैं, जो उनके श्रृंगार में अद्वितीय श्री वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त इन चेलिक और मोटियारों को गोदना गुदवाने का बहुत शौक होता है। गोदना घोटुल की मोटियारियों का प्रिय आभूषण है, और गोदना के संदर्भ में मान्यता भी है कि गोदना के बिना उनके जीवन का सौंदर्य अधूरा रह जाता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि आदमी जब अपने नश्वर देह को यहाँ पर छोड़ता है तो केवल गोदना ही उसके साथ में जाता है। इसके साथ ही साथ जो स्त्री गोदना नहीं गुदवाती, उन्हें उनके समाज में लज्जित होना पड़ता है और उन्हें हेय दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। इन सभी कारणों से घोटुल की लड़कियां गोदना गुदवाने में बहुत विश्वास रखती हैं और अपनी इच्छा कीमती आभूषणों को न पहनकर गोदना गुदवाकर पूरी करती हैं। ये लड़कियां अपने शरीर के बाह, कलाई, हथेली, घुटनों के ऊपर, उंगलियां, पैर, हाथ के अलावा भी कई जगह पे ये गोदना गुदवाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोदना इनका प्रिय आभूषण है और ये लोग गोदना के प्रति शुरू से आकर्षित रहे हैं।
आधुनिक समाज में जिस तरह से डिस्को बार होते हैं, जिस तरह से युवक युवतियां नृत्य करते हैं, उस तरह से ये संस्कृति जनजातियों की होते हुए भी, इतनी पुरानी संस्कृति होते हुए भी यहाँ के लोग इतने आधुनिक विचारों से जुड़े हुए हैं और वो सारी अनुमति दे रहे हैं जो आधुनिक समाज अभी तक अपने यहाँ के युवक युवतियों को ऐसी अनुमति नहीं दे पाता है। लेकिन इस तरह की जब भी युवा और युवतियां मिलते हैं तो वहाँ पे नृत्य ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो घोटुल में किस तरह के नृत्य होते हैं, किस तरह का गाना बजाना होता है, इस बारे में सुनते हैं एक जानकारी। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आधुनिक समय में जिसको हम डिस्को बार, नृत्य संगीत कहते हैं, चूँकि मानव शुरू से ही नृत्य का बहुत शौकीन रहा है, चाहे वो हम पिछड़ी जाति की बात करें, जनजातियों की बात करें या शहरियों की बात करें, सभी नृत्य गायन के शौकीन रहते हैं। नृत्य एवं गायन को अगर हम घोटुल का प्राणवायु कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिना नाच गाना के घोटुल की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। घोटुल की प्रत्येक रात नृत्य गायन से भरपूर होती है। जैसे ही शाम होता है, शाम ढलते ही घोटुल का आंगन, चेलिक और मोटियारियाँ, इनके नृत्य गीतों से घोटुल सरोबार हो जाता है। घोटुल में नृत्य के माध्यम से सदस्यों को मिलजुल कर रहने का व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। इसी कारण घोटुल में नृत्यों की परंपरा को बनाए रखने के लिए आने वाली पीढ़ी को नृत्य गायन से परिचय भी कराया जाता है, परिचित कराया जाता है नृत्य से, गायन से। घोटुल में होने वाले प्रमुख नृत्यों में कुछ नाम हैं, जैसे सिंग, माड़िया, हुल्की, गेड़ी, सेला, रेला तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सुआ, मांदरी आदि प्रमुख हैं। इस तरह ये दिन भर की थकान को ये दूर भी करते हैं। इंद्रावती लगे गाँव में टावड़ा, पाकलो पाकलो काजू, कोंडा गाँव जाऊन बुआरी खोजलो, हम जो भेंडिया सीजू, अले खेदलो सीजू चुमा मारे, हांडा झुमुक झुमा, कुछ ढेबरी गालने चुमा रे, रानी झुमुक झुमा। नृत्य के साथ साथ वाद्य संगीत भी शामिल होता है, यानी कि लाइव ऑर्केस्ट्रा भी चलता है घोटुल की इस संस्कृति में। कौन से वाद्य होते हैं? ये लोक वाद्य होते हैं या अब वहाँ पे वेस्टर्न वाद्य भी आ चुके हैं? ये इस बारे में सुनते। जी जी, वास्तव में आपने सही शब्द चुना, ऑर्केस्ट्रा, जिसमें हम लोग आज गायन भी करते हैं और वाद्य भी बजाते हैं। साउंड सिस्टम भी रहता है, म्यूज़िक सिस्टम भी रहता है। बिल्कुल, देखिए हमारी जो आधुनिकता है वो वास्तव में संस्कृति, पुरानी संस्कृति से ही जुड़ी है। तो घोटुल के वाद्य के बारे में मैं बताती हूँ कि घोटुल में नृत्य गायन के समय बहुत सारे लोकगीतों का गायन किया जाता है। इन लोकगीतों के साथ विभिन्न लोक वाद्यों की संगत भी जुड़ी होती है। उन वाद्यों में मुख्य रूप से मांदरी है, ढोल है, मोहरी, चिटकुल और निशान, बांसुरी और तुरही, जो कि पीतल का बना एक वाद्य यंत्र है जिसको आजकल तो बिल्कुल शो के रूप में घरों में भी सजाया जाता है। तो ये तुरही, बांसुरी आदि का प्रयोग घोटुल के सदस्य वाद्य के रूप में करते हैं। इसके साथ साथ घोटुल के वाद्य यंत्र अभी भी हमारे पुरातन वाद्य यंत्रों का एक अनोखा समागम रहता है उसमें, और इसमें लकड़ी के भी ऐसे ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है जिसकी आवाज़ बहुत ही सुमधुर होती है और उस गायन को, उस नृत्य को और उसमें चार चांद लगाने में वह उसका सहयोग करता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि घोटुल के वाद्य यंत्र मुख्यतः परंपरागत ही हैं। आज भी उसमें नव आधुनिक वाद्य यंत्रों का समावेश नहीं के बराबर दिखाई देता है। घोटुल प्रथा में देवी देवता कौन है, किनकी ये लोग पूजा करते हैं और किस देवी देवता को ये लोग शीश नवाते हैं, इस बारे में एक जानकारी। वर्तमान समय में जहां आधुनिक समाज के लोग अपने पर्यावरण के प्रति दिनों दिन सचेत हो जा रहे हैं, वहीं ये जो आदिवासी संस्कृति है, ये जो जनजातीय संस्कृति है, इसके लोग शुरू से पर्यावरण के प्रति सजग रहे हैं और इसी का परिणाम है कि घोटुल के देवी देवता भी पर्यावरण से संबंध रखते हैं। घोटुल के सदस्य इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें से मुख्य हैं हिंगो देवी, नारायण देव, करापांडुम एवं मरका देव
जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आम के पेड़ में निवास करता है। उसी तरह से आंगादेव, कोर्ता पांडुम, इसे हम आधुनिक भाषा में वर्षा का देव या इंद्रदेव कह सकते हैं। और उसी तरह से कोए पंडुम अर्थात भूमि देवता प्रमुख हैं। कुल मिलाकर के ये आदिवासी के जो देवी देवता हैं वे उस पर्यावरण के प्रतीक हैं जिनके सहारे हम अपना जीवन यापन करते हैं, और ये देवी देवता के बहाने अपने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं और पूरे समाज को एक नई सीख भी देते हैं। आइए, यूं तो घोटुल प्रथा में जो घोटुल का क्षेत्र होता है वहां पर सिर्फ अविवाहित युवा और युवतियां पहुंच सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो किसी अतिथि को जब आमंत्रित किया जाता है तो वे किस प्रकार के कौन होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अतिथि देवो भव, ये कहावत तो हमने सुनी ही है। तो वास्तव में घोटुल के भी अतिथि होते हैं। घोटुल के उत्सवों पर्वों में भाग लेने के लिए मुख्य रूप से गायता मतलब जो गांव का मुखिया होता है उसको गायता कहते हैं, और परगना मांझी जो परगना का मुखिया होता है, सिरहा का मतलब जो जादू टोना जानने वाले होते हैं उनको सिरहा कहते हैं। इनके अलावा दूसरे घोटुल के चेलिक और मोटियारियों को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अविवाहित युवा और अविवाहित युवती, चेलिक और मोटियारी, जैसे ही इनमें से कोई दो लोग तैयार होते हैं, इनका जोड़ा बनता है, इनकी शादी होती है, तो ये विवाहित श्रेणी में आ जाते हैं। इसका मतलब इनको अब घोटुल से विदाई लेनी पड़ती है। कैसी होती है मोटियारी की विदाई, आइए सुने। जी हाँ, ये दृश्य बहुत ही भावुक करने वाला होता है। घोटुल में यदि कोई मोटियारी गर्भवती होती है या विवाह योग्य हो जाती है, तब उसका विवाह घोटुल से संबंधित चेलिक या कई बार किसी अन्य दूसरों से कर दिया जाता है, जो किसी अन्य घोटुल का सदस्य हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में उस मोटियारी को घोटुल के सभी सदस्य भावभीनी विदाई देते हैं। इस विदाई के अवसर पर घोटुल में नृत्य, गायन, भोजन के साथ साथ मद्यपान का भी आयोजन किया जाता है। विदाई के अवसर पर दुखित मोटियारी उसे गीत के माध्यम से विदा करते हुए कहते हैं कि ये जो घोटुल है या इस घोटुल में जो तुम्हारा प्रेमी था उसे भूल जाओ और आगे चल करके अपने जीवन को नए सिरे से देखो और अपना एक सुखद गृहस्थी बसाओ। इस तरह से उसको जीवन जीने की एक सीख के साथ विदाई दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि घोटुल में आदिवासी युवक युवतियां जहां सामाजिकता का पाठ पढ़ते हैं, वहीं व्यावहारिकता की सीख भी लेते हैं। घोटुल आदिवासी संस्कृति का वो उजागर पहलू है जो आदिवासी युवक युवतियों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व संयम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। ऐसी पाठशाला को वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति में आकंठ डूबे कुंठित मानसिकता के कुछ लोग ओपन सेक्स की तुलना कर घोटुल की संस्कृति को लज्जित करने की असफल मुहिम छेड़े हुए हैं, जिसमें शायद ही उनको सफलता मिले। इस प्रथा को गोंड जनजाति पवित्र और शिक्षाप्रद मानती है, और इस जनजाति के लोगों का दावा है कि सिर्फ इसी प्रथा के कारण मुरिया जाति में आज तक यौन हिंसा का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब आप खुद फर्क महसूस करिए आधुनिक समाज और इन आदिवासी समाज के लोगों की सोच में। घोटुल परंपरा के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ अभी आपने सुना ये विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम आदिवासियों की विद्या स्थली घोटुल। जानकारी दे रहे थे कांकेर गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर नवरतन साव और स्कूली शिक्षा में लेक्चरर के पद पर पदस्थ प्रमिला साव। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया संज्ञा टंडन ने। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव
पॉडकास्ट्स। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।